नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका दुर्गेश कुमार चैनल में स्वागत है। यहाँ पे हम लेथ के टॉपिक को कवर कर रहे थे। पहले हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पढ़ा, फिर लेथ पढ़े, लेथ के पार्ट्स पढ़े, फिर एक्सेसरीज पढ़ी। अब यहाँ पे हम लेथ में मशीनिंग टाइम को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ऑपरेशन जब उसमें करते हैं, जब उसमें हम कोई जॉब बनाते हैं, वर्क पीस कागखंड बनाते हैं, तो उसको कटिंग करने में, उसके कटिंग करने में जो टाइम लगता है वो हम यहाँ पे जानेंगे। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद रहता है वो क्या रहता है कि हमारा जो वर्क पीस है कम समय में ज़्यादा वर्क पीस हमारे बन करके तैयार हो जाए। तो पहले हम जानेंगे कि मशीनिंग टाइम होता क्या है। तो मशीनिंग टाइम वह टाइम है जिसमें किसी काव्यखंड को बनाने में उसमें जो अनवांटेड मटेरियल है उसको हम जो रिमूव करते हैं, उस मटेरियल को रिमूव करने में जो हमें टाइम लगता है, उस मटेरियल को हटाने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मशीनिंग टाइम कहते हैं। तो मशीनिंग टाइम क्या होता है, जो टाइम हमारा मटेरियल को रिमूव करने में लगता है उसको हम क्या कहते हैं, मशीनिंग टाइम कहते हैं। तो मशीनिंग टाइम इज अ टर्म यूज्ड व्हेन देयर इज अ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल। जो हमारे पास वर्क पीस में अनवांटेड मटेरियल है, जो हमें शेप देना है वर्क पीस पे, उस शेप देने से एक्स्ट्रा जो उसमें मटेरियल है उसको हटाने पे जो हमारा टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, मशीनिंग टाइम कहते हैं। यहाँ पे जो यूनिट होती है टाइम की, मशीनिंग टाइम की, वो क्या होती है, मिनट। यहाँ पे हम किस में काउंट करते हैं, मशीनिंग टाइम जो काउंट करते हैं वो मिनट में ही काउंट करते हैं। और हमारा यहाँ पे जो टाइम निकालने का वही बेसिक फार्मूला जो होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उसी फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो थोड़ा देखने पड़ेंगे कि वो टर्म्स कौन कौन से होते हैं, टाइम किस किस पे डिपेंड करता है और उसको हम कैसे निकालते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस वह होती है जो हमारा टूल जो ट्रैवल करता है, जो हमें वर्क फिनिशिंग में जो टूल के द्वारा हमारे लेंथ कवर की जाती है ऑपरेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लेंथ, वो वाली लेंथ यहाँ पे काउंट करते हैं। और हमारा जो F इंटू एन, एफ क्या है, एफ हमारी फीड है, फीड mm पर क्या होती है, mm पर रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना जाएगा, वो हमारा क्या होता है, फीड होती है। और एन हमारा क्या होती है, आरपीएम क्या होती है, रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितने चक्कर लगा हुआ है वो हमारा क्या होता है, आरपीएम होती है। ठीक है। और कटिंग स्पीड, इस पर हमारा क्या करता है, मशीनिंग टाइम इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहले हम इन फैक्टर को जानेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मशीनिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। पहले हम बात करते हैं कटिंग स्पीड की। तो कटिंग स्पीड क्या होती है, वह स्पीड जिस स्पीड के द्वारा टूल के द्वारा कटिंग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं। तो कटिंग स्पीड ऑफ अ टूल इज द स्पीड, कटिंग स्पीड टूल की वह स्पीड है एट विच द मेटल इज रिमूव्ड बाय टूल फ्रॉम द वर्क पीस, कि टूल के मूवमेंट में जो मेटल रिमूव होता है वर्क पीस से, तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कटिंग स्पीड। तो इन अ लेथ मशीन में इट इज अ पेरीफेरल स्पीड ऑफ वर्क पीस ऑफ द कटिंग टूल एक्सप्रेस इन मीटर पर मिनट। यहाँ पे जो लेथ मशीन में जो ये होती है, ये कौन सी होती है, ये पेरीफेरल स्पीड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कटिंग स्पीड कहते हैं। और कटिंग स्पीड का जो यहाँ पे हम जो कटिंग स्पीड लेते हैं, किस यूनिट पे लेते हैं, तो मीटर पर मिनट में इसे काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, मीटर पर मिनट में काउंट करते हैं। तो कटिंग स्पीड का जो फार्मूला है यहाँ पे, पाई डी एन अपॉन 100 से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें मीटर पर मिनट में लेता है। और यहाँ पे जो डी होती है, डी की जो वैल्यू होती है वो जनरली किस में होती है, एमएम में होती है। और एमएम को जो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और एन जो है ये आरपीएम होता है, चक्कर प्रति मिनट। ठीक है। यहाँ पे ये टर्म्स यहाँ पे हैं, डी इज़ द डायमीटर ऑफ वर्क पीस इन एमएम, एन क्या है, इज़ द आरपीएम ऑफ वर्क पीस। ये हमारा जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। और ये जो फार्मूला है हमारा वो किस में है, मीट्रिक। हमारे पास दो जनरली रूल होते हैं, एक मीट्रिक रूल में और एक ब्रिटिश फंक्शन में चलते हैं। अब हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम में जो कटिंग स्पीड का जो फार्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, पाई डी एन अपॉन 12 फीट पर मिनट। यहाँ पे जो हम लेते हैं
क्या लेते हैं, डी लेते हैं। डायमेंशन जो होता है वो डी किस में होता है, इंच में होता है। किस में होता है, इंच में होता है। एंड जो तुम्हारी एन है, एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू है, एन को जो हम आरपीएम में कन्वर्ट कर, एन की जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, आरपीएम में होती है। अब जब हम डी को इसमें फीट में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम किस से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीट पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सिस्टम में हमारी जो कटिंग स्पीड होती है वो क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, πdn/12। तो ये हमारा फीट पर मिनट में कटिंग स्पीड इन ब्रिटिश सिस्टम में आ जाती है। यहाँ पे हम हाई स्पीड स्टील टूल के लिए जो जनरली जो वैल्यू होती है कटिंग स्पीड की वो हम यहाँ पे देखते हैं। कास्ट आयरन के लिए जो टर्निंग में हम जो कटिंग स्पीड जनरली रखते हैं वो 15 to 19 मीटर पर मिनट रखते हैं। थ्रेड कटिंग में जो जनरली कास्ट आयरन में हम वैल्यू रखते हैं वो 7 से 8 मीटर पर मिनट रखते हैं। ड्रिलिंग में यही वैल्यू 22 से 31 के बीच में रखते हैं और वीमिंग करते समय यही वैल्यू 66 से 8 के बीच में रखते हैं। ये हम कास्ट आयरन मेटल को जब हम टर्निंग, थ्रेडिंग या ड्रिलिंग या वीमिंग ऑपरेशन करते हैं हाई स्पीड एचएस टूल से, तो उनके लिए ये वैल्यू हम कटिंग स्पीड की जनरली रखते हैं। माइल्ड स्टील के लिए जो हमारी टर्निंग में वैल्यू होती है वो जनरली 25 to 31 के बीच में होती है। 9 to 10 होती है थ्रेड कटिंग में, और हमारी 28 से 35 जो वैल्यू होती है, जो हमारी 28 से 35 के बीच में ड्रिलिंग में जो वैल्यू होती है, ये तुम्हारी माइल्ड स्टील की जो कटिंग स्पीड होती है वो होती है। 10 से 15 वीमिंग में हमारी कटिंग स्पीड होती है किसकी, माइल्ड स्टील की। तो ये माइल्ड स्टील, ये अलग अलग मेटल की अलग अलग ऑपरेशन पे कटिंग स्पीड की अलग अलग वैल्यू दी हुई हैं। ये जनरली मुख्यतः ये किसके लिए है, जब हम हाई स्पीड स्टील टूल से हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास अलग अलग मेटल के टूल होते हैं, अलग अलग मेटल के टूल होते हैं। हाई स्पीड स्टील का हो गया, स्टीलाइट का हो गया, सीमेंटेड कार्बाइड का हो गया। तो ये जनरली ये जो मेटल है इनके हम क्या बनाते हैं, टूल को बनाते हैं। तो जनरली एक एवरेज जो यहाँ पे हम ले रहे हैं, हम कटिंग स्पीड वो अलग अलग मटेरियल के लिए, यहाँ पे जो कास्ट आयरन के लिए जो हम हाई स्पीड स्टील के लिए जो वैल्यू लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 15 to 90। स्टीलाइट मटेरियल के लिए जो हम कटिंग स्पीड लेते हैं वो 30 mm पर मिनट लेते हैं। और सीमेंटेड कार्बाइड के लिए जो हम कटिंग स्पीड की वैल्यू लेते हैं वो 63 मीटर पर मिनट लेते हैं। इसी तरीके से माइल्ड स्टील की हमारी हाई स्पीड स्टील के बीच में 25 to 31 होती है, स्टीलाइट मटेरियल के लिए 55 होती है, और सीमेंटेड टूल के लिए जो हमारा माइल्ड स्टील के लिए जो वैल्यू होती है वो 810 ये वैल्यू होती है कटिंग स्पीड की। इसी तरीके से ये सारे मेटल की वैल्यू दी हुई है। फीड जो होती है जनरली हम कितने 0.2 से 0.8 mm पर रिवोल्यूशन के बीच में हम फीड को रखते हैं। डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, हमारा एक बार में डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट की बात करें तो मेरा मेटल एक बार में कितना मेटल मेरा रिमूव होता है वो मेरा क्या कहलाता है, डेप्थ ऑफ कट कहलाता है। मान लो ये मेरा वर्क पीस है इस तरीके का, मैं यहाँ से ऑपरेशन करता हुआ, इस साइड से ऑपरेशन करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और ये मेरा पहले जो मेरा डाया था वो ये वाला था, ये वाला डाया था। अब मेरा जो ऑपरेशन करते हुए ये डाया आ गया। अब मैं इसको कितनी बार में, यदि एक बार में कम्प्लीटली टूल को ले जा रहा हूँ तो मेरी डेप्थ ऑफ कट कितनी हो जाएगी, टोटल 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ कट रखी जाती है जनरली वो 0.5 से लेके 1 के बीच में हम फिनिश ऑपरेशन में रखते हैं। फिनिशिंग में क्या है, रफनेस हमें कम चाहिए होती है, वहाँ पे रफिंग नहीं होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, फिनिशिंग वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। इसलिए वहाँ पे हमें जो डेप्थ ऑफ कट रखते हैं वो क्या रखते हैं, कम रखते हैं। और जब हम क्या करते हैं, हमें जब क्या करते हैं हम फिनिशिंग अच्छी नहीं चाहिए होती है, रफ सरफेस भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हम डेप्थ ऑफ कट रखते हैं वो 2 से 5 के बीच में रफिंग ऑपरेशन के लिए हम डेप्थ ऑफ कट रखते हैं। तो ये मेरे मेटल की बात हो गई। मैं यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। कटिंग स्पीड जनरली हमारा क्या रहता है, किसी भी कटिंग टूल की जो वैल्यू है जनरली दी होती है, कटिंग स्पीड हमारी अलग अलग मेटल की अलग अलग रहती है। तो यहाँ पे कटिंग स्पीड में भी जनरली दी हुई है। एक शाफ्ट है जो 25 mm का डाया है जिसका, उसमें क्या करना है, टर्निंग ऑपरेशन करनी है। उसकी कटिंग स्पीड कितनी है,
50 मीटर पर मिनट है और उसमें हमें आरपीएम फाइंड करना है। क्या आरपीएम उसका हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आरपीएम उसमें कितना होगा। हमें मालूम है, हम जनरली जब तक डिफाइन ना किया हो कि हम इसे ब्रिटिश सिस्टम से यूज कैलकुलेशन करें, तब तक हम ब्रिटिश सिस्टम से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम मीट्रिक सिस्टम का ही यूज करेंगे। तो हमारा जो कटिंग स्पीड का जो फार्मूला होता है यहाँ पे 1000 होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। तो यहाँ पे कटिंग स्पीड की जो फार्मूला होता है वो πdn/1000 मीटर पर मिनट यहाँ पे जो होता है फार्मूला होता है। अब कटिंग स्पीड की वैल्यू क्या दी हुई है, 50 मीटर पर मिनट दी हुई है, ठीक है। और डी डायमीटर कितना दिया हुआ है, 25 mm। तो डायमीटर की वैल्यू, डी की वैल्यू मैंने रख दी 25, एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, पाई की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 3.14 रखेंगे और यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो 367 आरपीएम आ जाएगी। तो हम इस तरीके से यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके किसी भी स्पिंडल की स्पीड को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि उस डायमीटर में उस स्पिंडल की स्पीड हम क्या रखेंगे। जब हमारी कटिंग स्पीड जब वैल्यू दी होगी तो हम उसमें स्पिंडल स्पीड हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी आरपीएम में वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, फीड। अब हम क्या कहते हैं, फीड क्या होता है। फीड क्या होता है, जनरली फीड की बात करें तो जब मेरा वर्क पीस एक कंप्लीट चक्कर लगा लेता है, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में मेरा जो टूल है वो आगे कितना बढ़ जा रहा है, कितने mm वो आगे बढ़ जा रहा है एक चक्कर लगाने में, वह मैं क्या कहता हूँ, उसको फीड कहता हूँ। तो द फीड ऑफ कटिंग टूल आर डिस्टेंस ट्रेवल टूल फॉर ईच रिवोल्यूशन ऑफ वर्क पीस, यानी वर्क पीस के एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में मेरा जो टूल है वो कितना आगे ट्रैवल कर जा रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको मैं क्या कहता हूँ, फीड कहता हूँ। फीड को जो हम जनरली है वो किसमें एक्सपीरियंस करते हैं, किसमें उसको व्यक्त करते हैं, वो हम जनरली mm पर रिवोल्यूशन में उसको व्यक्त करते हैं। किसमें, mm पर रिवोल्यूशन में उसको हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। एक चक्कर में वो कितने mm आगे बढ़ जा रहा है। यदि ब्रिटिश सिस्टम में हम फीड की यूनिट देखें तो फीड की जो इसकी यूनिट होती है वो इंच पर यूनिट होती है। क्या होती है, इंच पर यूनिट। और देखिए जब फीड हम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कटिंग टाइम रिड्यूस होगा। कटिंग टाइम क्यों रिड्यूस होगा, देखिए मुझे मान लो ये मेरा कोई एक सिलिंड्रिकल बार है, इस पर मुझे ऑपरेशन करना है यहाँ से यहाँ तक करना है। मान लो ये एक चक्कर जब लगा रहा है, एक चक्कर लगाने में मेरा टूल यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, ठीक है, ये मेरी फीड हो गई। सपोज दैट जब मैं एक चक्कर और लगा रहा हूँ तो फीड क्या हो गई, मेरी बढ़ गई। मान लो मुझे यहाँ से अब यहाँ तक कवर करने लगा। अब बताओ जब ये टूल पहले एक चक्कर लगाने में यहाँ तक कवर कर रहा था, ये फीड थी, तो इसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना ऑपरेशन हर चक्कर लगाने में, हर आरपीएम घूमने में ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगी फीड। और यदि मेरा क्या होगा, जब फीड यहाँ तक कवर करेगी, यहाँ तक कवर कर लेगी एक चक्कर लगाने में, तो इतनी डिस्टेंस दूसरे बार में यहाँ तक कवर कर लेगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। अब यदि मैं भी फीड इंक्रीज करता हूँ तो टूल लाइफ क्या हो जाएगी, कम ही आ जाएगी। क्यों टूल लाइफ, क्योंकि जब एक फीड में क्या होता है, एक चक्कर लगाने में वो कितने mm आगे जाता है, जब कितने mm आगे जाता है इसको डिफाइन करता है फीड। तो यदि मेरा कम मेटल काटेगा, यानी एक चक्कर लगाने में वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, यानी वह इतने मेटल को ही एक बार में कट करेगा। और यदि मेरा टूल, जब मेरा एक चक्कर लगाने में मान लो सपोज दैट इतना ज़्यादा मेरा टूल ट्रैवल कर रहा है, तो वो इतने एरिया का मेटल को क्या करेगा, कट करेगा। जब वो एक बार में कम मेटल को काटेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में करके वो क्या करेगा, मेटल को काटेगा थिकनेस लेके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, टूल की जो एड्ज रहेगी वो क्या रहेगी, सही रहेगी, सुरक्षित रहेगी और वो लंबे समय तक चलेगी। तो इसलिए जो मेरा क्या हो जाता है, मेरा टूल है वो, मेरा टूल यहाँ पे टूल की बात करें तो ये टूल मेरा आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो इंक्रीज फीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और टूल लाइफ क्या है, टूल लाइफ मेरा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। और फीड यदि मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे जो टूल लाइफ है वो क्या है, बढ़ेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डेप्थ ऑफ कट की। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, तो डेप्थ ऑफ कट मैंने बताया कि ये टूल एक बार में कितना मेटल को कट कर रहा है, कितनी थिकनेस लेके वो मेटल को कट कर रहा है, कितनी
यहाँ पे थिकनेस लेके वो मेटल को कट कर रहा है, वो मेरा क्या कहलाता है, डेप्थ ऑफ कट कहलाता है। यानी ये मेरा कोई सिलेंडर है, ये मेरा सिलेंडर है कोई, इसकी वो टर्निंग करता हुआ टूल की, पहले ये सिलेंडर था पूरा कंप्लीट, अब वो टर्निंग करता हुआ टूल मेरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। पहले मेरा जो डायमीटर था वो ये वाला था, इसको मैं D1 कहता हूँ। अब मेरा जो डायमीटर है टर्निंग करने के बाद वो ये डायमीटर बच रहा है, जिसको मैं D2 कह रहा हूँ। तो इन दोनों डायमीटर के का जो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट निकालते हैं वो फार्मूला होता है कि D1 माइनस D2/2। यानी जो डेप्थ ऑफ कट होती है, डेप्थ ऑफ कट जो होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होती है, मे बी ये वाली जो डिस्टेंस है, जो टूल एक बार में ट्रैवल कर रहा है, ये वाली जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या कहता हूँ, डेप्थ ऑफ कट कहता हूँ। तो डेप्थ ऑफ कट D1 टोटल में भी ये हो गई, D1 में से ये D2 माइनस करूँगा तो मुझे ये दोनों साइड का मिल जाएगा, और यदि उसमें भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी सिंगल साइड की मुझे क्या पड़ जाएगी, लेंथ या थिकनेस पता चल जाएगी, जिसको मैं क्या कहता हूँ, डेप्थ ऑफ कट कहता हूँ। यहाँ पे भी जो D1 है डायमीटर ऑफ वर्क पीस सरफेस बिफोर मशीनिंग, बिफोर मशीनिंग यानी मशीनिंग करने से पहले जो मेरा टूल की जो क्या थी, डायमीटर थी, वो ये था। अब मैं जब मशीनिंग कर दिया, मशीनिंग करने के बाद मेरे जो डायमेंशन बच रहा है वो क्या बच रहा है, ये वाला बच रहा है। तो D2 क्या है, डायमीटर ऑफ द मशीन सरफेस, ये मेरा क्या है, मेरी डेप्थ ऑफ कट की बात हो गई। यहाँ पे अब मैं सीधे चलता हूँ आपको किस पे, मशीनिंग ऑपरेशन, मशीनिंग टाइम निकालने पे हमने फीड भी जान लिया क्या होता है, कटिंग स्पीड भी जान लिया क्या होता है, RPM भी जान लिया क्या होता है, जो हमारे टाइम के मशीनिंग टाइम को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, बताने में, और उस ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब मैं एक आपके पास क्या रखता हूँ, न्यूमेरिकल रखता हूँ, एक सवाल रखता हूँ जिसको हम सॉल्व करेंगे और टाइम को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 फुल कट ऑन अ वर्क पीस 350 mm लॉन्ग। ये मेरा कोई एक जॉब है, एक मेरा वर्क पीस है जिसकी लेंथ मेरी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 350 mm दी हुई है, और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर मेरा दिया हुआ है 50 mm। कटिंग स्पीड जो दी हुई है इसकी दी हुई है 35 मीटर पर मिनट, और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे फीड भी दी हुई है, फीड दी हुई है 0.5, और मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है। ये देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ वर्क पीस की कितनी है, 350, डायमीटर है 50 mm, कटिंग स्पीड जो दी हुई है 35 मीटर पर मिनट। यहाँ पे एक चीज़ जो एक है कन्फ्यूजन जो हमेशा बच्चों को रहता है कि हमारा जो टाइम इज इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन स्पीड। तो स्पीड में हम यहाँ पे लेथ मशीन के ऑपरेशन में कभी भी डायरेक्ट कटिंग स्पीड को नहीं रखेंगे। यहाँ पे अधिकतर यही क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, कटिंग स्पीड दी होती है, वर्क पीस की जो लेंथ दी होती है, वर्क पीस के लेंथ में हम डायरेक्ट कटिंग स्पीड की वैल्यू को पुट कर देते हैं और वहाँ से मशीनिंग टाइम निकालते हैं, जो आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। पहले हमारे पास यदि कटिंग स्पीड दी हुई है, हमें पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए, कटिंग टाइम अपॉन लेंथ इंटू F इंटू N होता है। तो लेंथ हमारी दी हुई है वर्क पीस की 350 mm, फीड दी हुई है हमारी 0.5 mm पर रिवोल्यूशन, और हमारा यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो n की वैल्यू के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, πdn/1000। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास v की वैल्यू दी हुई है 35 मीटर पर मिनट, और जो मेरा d की वैल्यू है वो 50 mm दी हुई है, और n की वैल्यू मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा तो n की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो n की वैल्यू मेरे भी यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, ये πdn, d की वैल्यू 50, n की वैल्यू निकालनी है, और 1000 मेरा यहाँ पे कटिंग स्पीड है। इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 222.5 RPM, ये मेरी क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई। और n की वैल्यू जब निकल आई तो मैंने सीधा जो टाइम का फार्मूला होता है L/F इंटू N, मैंने उसमें वैल्यू पुट कर दी, और वहाँ से मेरा जो टाइम की आ गया वो 3.14 मेरा टाइम आ गया। ये तो मैंने क्या बताया, जब मेरा एक टूल क्या करता है, टर्निंग में ऑपरेशन करता है, जब मेरा टर्निंग करता हुआ मान लो यहाँ से पूरे वर्क पीस में कर रहा है, सपोज दैट यहाँ तक करता, तब हम लेंथ जो लेते वो यहाँ तक लेते। अब मैं बात करता हूँ एक बार फेसिंग की। फेसिंग के लिए जो है जनरली, फेसिंग के लिए हम देखना, ये मेरा टूल, ये मेरा सेंटर एक्सिस है। जब मेरा टूल यहाँ से कटिंग करता हुआ फेसिंग करना है तो फेसिंग करते हुए ऐसे बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, जब मेरा टूल आगे बढ़ेगा फेसिंग करते हुए,
ये मेरा क्या है, ये मेरा वर्क पीस है, ये मेरा सेंटर एक्सिस है। टूल मेरा करता हुआ ट्रैवल करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा और टूल जब ये सेंटर तक पहुंच जाएगा, ये क्या है, ये आरपीएम रोटेट कर रहा है, तो इतना बढ़ेगा तो दोनों साइड का जब इतना टूल बढ़ जाएगा तो ये पूरा का पूरा एक इस तरीके से कवर करेगा। जब ये सेंटर में पहुंच जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट की क्या हो जाएगी, फेसिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे फेसिंग में जब मैं लेंथ लूँगा टूल ट्रैवल की, तो मैं क्या लूँगा, रेडियस ऑफ टूल, रेडियस ऑफ वर्क पीस। तो यहाँ पे मैं एल की जो वैल्यू लूँगा वो कितनी लूँगा, वर्क पीस के रेडियस के बराबर लूँगा। कितने, रेडियस के बराबर। बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे वही रहेंगी। इस तरीके से आपने सारे मशीनिंग टाइम को समझा। मशीनिंग टाइम निकालते क्या हैं, फीड क्या है, आरपीएम क्या है, कटिंग की स्पीड क्या होती है और कटिंग टाइम यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं। तो किसी भी मशीन में लेथ ऑपरेशन करने में जो टर्निंग हो गई, फेसिंग हो गई, उस ऑपरेशन में हम टाइम को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। आपको मालूम पड़ गया यहाँ से हम मशीनिंग टाइम कैसे निकालते हैं। और ये वीडियो आपको कितने यूजफुल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं वहाँ पे इसका कितना यूजफुल है। आप इस लेक्चर को देखने के बाद जब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपको इससे फ़ायदा हुआ। और जिसने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और लाइक एंड शेयर भी करता रहे। थैंक यू फॉर ऑल।